इन्होंने अमल की तरफदारी में एक लंबा कसीदा पढ़ा तो नाजिया को मज़ीद आग लगी। हाँ, अब तुम तो यही कहोगी ना, होने वाली बहू जो ठहरी तुम्हारी। मगर मैंने इस दिन खुद इससे अपनी आंखों से वली के साथ रंगरलिया मनाते देखा था अम्मा। अब कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मैं तो हूँ ही सदा की झूठी। इसकी बात पर अर्जुमंद कुछ संजीदा हुई। कब देखा था उन्हें साथ तुमने? उन्हें अब भी इसकी बात पर भरोसा नहीं था। इस दिन जिस दिन मैं शादी में गई थी सामिया की, तौबा तौबा, इसने भरपूर अदाकारी करते हुए कानों को हाथ लगाए। पूरा 1 घंटा वो वली के साथ गाड़ी में बैठी गप्पे हाँक रही थी। मैं तो निकल आई गाड़ी से, मुझे तो शर्म आ रही थी इन्हें इस तरह देखकर। इसके मिर्च मसाला लगाकर बताने पर अर्जुमंद को अपने कान तपते हुए महसूस हुए। इन्हें ना जाने क्यों इसकी बातें सच लगने लगी थी। तू सच कह रही है नाजिया? देख, झूठ ना बोलना मुझसे। उन्होंने तस्दीक करते हुए इसे तंबीह की तो इसने कानों को हाथ लगाया। माफ़ करे मुझे ऊपर वाला अम्मा, अगर जो झूठ बोलूँ तो। मगर अम्मा, एक बात है कि इस सब में वली का कोई कसूर नहीं है। वो बेचारा तो आंख तक उठाकर नहीं देखता किसी लड़की को। इस अमल ने ही डोरे डालकर फंसाया है इसे। इसके दिल में ठंडक उतरती जा रही थी। अब अमल को पता चलेगा कि आखिर एहसास ज़िया होता क्या है। इसने इस दिन दरवाजे के पार अमल और सामिया की बातें सुन ली थी और तब से ही इसकी जलन में इजाफा होता जा रहा था। अम्मा को इस तरह से बताकर इस कमीनी सी खुशी मिली थी और दूसरी जानिब अर्जुमंद बेगम बहुत कुछ सोचते हुए अपना दिल पकड़कर बैठ गई थी। जो नफीस को अमल के साथ इतनी जल्दी शादी पर इनकार कर दिया था, तो क्या इस सब के पीछे वजह इनका मुआशका था? और वो हराम की औलाद वली, वो तो पैदा ही गंदे खून से हुआ था। जाहिर है वही करेगा जो इसके माँ बाप ने किया था। इससे हटकर कुछ थोड़ी करेगा वो मुंह में बड़बड़ाती फ़ोन की जाने बढ़ी तो नाजिया को लगा इसका काम हो गया। अब वो बताएंगी अपनी बड़ी जेठानी को और इस तरह बात सारे ख़ानदान में फैल जाएगी। और अमल, इसके चेहरे पर घटिया मुस्कुराहट उभरी। वो कहीं की नहीं रहेगी। फिर वली सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। कुछ देर पहले की बेचैनी इस पर से छट गई थी और अब वो खुद को बहुत ताज़ा दम महसूस कर रही थी। रात की फैलती स्याही में अजीब सी घुटन घुलने लगी थी। वो डेरे से कुछ देर पहले ही आया था और इसके बढ़ते कदम अपने लॉन से मुत्तसिल कमरे की जानिब थे। लॉन्ज में अजीब सा रश हो रहा था। इसकी नज़र सोफ़ों के दरमियान हल्का बनाए बैठी लड़कियों पर पड़ी जो ढोलक दरमियान में रखे बजा रही थीं। ऊपर सोफ़े पर बीजान और निगार बेगम बैठी थी। किचन से लवाजमात की ट्राली घसीट कर लाती नूरा पर इसकी नज़र पड़ी तो वो चौंक कर सीधा हुआ। अमल इसी स्याह जोड़े में मलबूस मगन सी नूरा से बातें कर रही थी। इसने संजीदगी से बगैर किसी से कोई बात किए रुख अपने कमरे की जानिब मोड़ा। इसे औरतों के रश से उलझन होती थी। कमरे में आकर इसने शानों पर धरी भूरी शाल को उतार कर सोफ़े पर डाला और वहीं सोफ़े पर बैठ गया। फिर झुककर अपने पैरों को पेशावरी चप्पलों से आज़ाद किया और बालों में हाथ फेरता वाशरूम की जानिब बढ़ गया। जब वापस आया तो इसकी आस्तीनें बाजू तक चढ़ी थी और बाजू कोनियों तक गीले हो रहे थे। इसने जाए नमाज डाला और नीयत बांधकर खड़ा हो गया। इसी पल नूरा ने दस्तक देकर इसके कमरे में झांका था। वो इसे नमाज पढ़ता देखकर वापस पलटने लगी तो अमल से टकरा गई। क्या हुआ, वली साहब खाना नहीं खा रहे? इसने अध खुले दरवाजे से कमरे में झांका तो इसे वली रुकू में झुका हुआ नजर आया। इसका दिल बेख्तियार होकर इसकी जानिब हमकने लगा तो इसने सर झटक कर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और नूरा को कहा कि कुछ देर बाद आकर इससे खाने का पूछ जाए। नूरा इसी के साथ वापस पलट गई थी। कुछ देर बाद वली ने अपनी नमाज से सलाम फेरा और बगैर दुआ मांगे उठ खड़ा हुआ। इसने अरसे से दुआ मांगना छोड़ दी थी। इसे अपने लिए अमल भी नहीं चाहिए थी। वो इसे अपने साथ अजाब में नहीं डालना चाहता था। जाए नमाज लपेट कर सोफ़े पर डालता वो कमरे से बाहर आया और लॉन की जानिब कदम बढ़ा दिए। अंदर आते बख्तियार से इसका सामना हुआ था और इसे देखते ही जो तल्ख तबस्सुम बख्तियार के चेहरे पर उभरा वो वली की पेशानी शक्ल नरूद करने के लिए काफ़ी था। तो जनाब ने अपने पंजे इस हवेली में कुछ और गाड़ लिए हैं। आगा जान के चंद काम करके, उनकी जूतियाँ सीधी करके जो तुम इस हवेली में अपनी जगह बनाना चाहते हो ना वली, इससे मुझे बेखबर मत समझो। लेकिन एक बात भी मेरी याद रखना, इस रेशम के घर में तुम टाट के पैमन की हैसियत से रहोगे हमेशा। शायद किसी ने इसे नूराबाद वाली ज़मीन की कामयाबी से मिल जाने की इत्तला कर दी थी और आगा जान के सामने अपनी हैसियत एक बार फिर सिफर रह जाने पर वह खोल कर रह गया था।
वली ने सख्त चेहरा लिए इसे देखा और फिर पलटकर घर में मौजूद हंगामे को, क्या फिर से तुम अपना तमाशा शुरू करना चाहते हो? तमाशा? कौन सा तमाशा? कौन कर रहा है तमाशा? मैं? अपने सीने पर दस्तक देकर इससे पूछा तो वली ने दांत जमाए। ना तो तुम कल पैदा हुए हो वली और ना मैं। कौन तमाशा कर रहा है और कौन आगा जान को अपने इशारों पर नचा रहा है ये तुम भी जानते हो और मैं भी। मैं तो इनकी औलाद होकर इनका इतना वफादार नहीं, और तुम तो ठहरे एक मुलाजिम। तुम क्यों इतने फुर्तीले हुए हो इनकी बीमारी और कमज़ोरी में? इसके जहर खंदा से इस्तफसार पर वली के चेहरे पर सर्द सी मुस्कुराहट उभरी। जब कोई अपनी जगह छोड़ देता है तो दरअसल वो दूसरों को दावत दे रहा होता है अपनी खाली की गई जगह पुर करने की। मैं तो गैर हूँ, मैंने कभी खुद को इस घर का फ़र्द बनाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन तुम तो अपने हो, अपना खून हो। तुमने इस सारे अरसे में इस खून का कितना हक अदा किया है। तुमने एक बाप की कितनी जूतियाँ सीधी की हैं। तुमने कब इनके चढ़ते बुढ़ापे में इन्हें अपना कंधा फराहम किया है? क्या कभी किया है या नहीं? इसने नफ़ी में सर हिलाकर बख्तियार का स्याह पड़ता चेहरा देखा। इस दुनिया में हर चीज़ का नेमुल बदल होता है बख्तियार, और जो ऐसा समझते हैं कि ऐसा नहीं होता वो बकवास करते हैं, धोखा देते हैं खुद को, मकर करते हैं खुद के साथ। तुम भी यही कर रहे हो। करो, शौक़ से करो, लेकिन एक दिन तुम्हारी औलाद भी तुम्हें इसी तरह एक तरफ डाल देगी। इस दिन तुम भी किसी वली अहमद का इंतज़ार करोगे, लेकिन नहीं। वो रुक कर पल भर के लिए मुस्कुराया था और इसके चेहरे पर ऐसी आग थी जो सब जलाकर खाक कर देने के लिए काफ़ी थी। वली अहमद सिर्फ उन्हीं को मिला करता है जो अपने ज़र्फ़ का दामन बड़ा करके किसी नाजायज़ को अपनी जायज़ ज़िंदगियों में जगह देता है। वली अहमद हर किसी की ज़िंदगी में नहीं होता और हर कोई शेख ज़मान नहीं होता। आखिर में इसके लहजे की हद तक पर बख्तियार का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। अपनी बदअमालियों की दास्तान किसी के मुंह से सुनकर इंसानों के चेहरा इसी तरह सुर्ख पड़ जाया करता है। वो इस पर सख्त निगाह डालकर आगे बढ़ने लगा कि बख्तियार का हाथ इसे यकदम रोक गया। इसने इसके बाजू को पकड़कर इसे आगे बढ़ने से रोका था। वली ने बहुत ज़ब्त से इसे देखा, वो भी जवाबन काट खाने वाली नज़रों से वली को देख रहा था। तुम्हें बहुत बातें करनी आ गई हैं वली। तुम ज़िल्लत भूलने लगे हो, तुम अपने से ऊंचा देखने लगे हो, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। क्या भूल गए हो ये किस तरह ज़िंदगी गुजारी है तुमने? वली के बर्फ़ चेहरे पर एक आंच सी मुस्कुराहट उभरी, ऐसी मुस्कुराहट जिससे बख्तियार बेसुकून हुआ था। पता नहीं सब आजकल मुझे मेरे माजी के गुज़रे और राग क्यों याद दिलाना चाह रहे हैं। शायद मैं तुम लोगों के गले में फंसी हड्डी बनने लगा हूँ, जिसे ना तुम निगल सकते हो और ना उगल सकते हो। लेकिन ये सब मैं नहीं कर रहा बख्तियार, ये सब तो तुम्हारी अपनी जमा की गई बदअमालियाँ हैं जो तुम्हें इस तरह खौफज़दा किए हुए हैं। ये तुम्हारे अपने हाथों कमाए हुए गुनाह हैं जो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहे। वली तो कल भी मिट्टी था और आज भी मिट्टी है। वली को तो ना कल किसी चीज़ की चाह थी और ना आज है, लेकिन तुम। इसने इसका हाथ अपने बाजू से झटका। चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट अब घर्राहट में बदलने लगी थी। तुम कभी चैन से नहीं जी सकोगे। जो बेगुनाहों को बेवजह सज़ा दिया करते हैं कुदरत इन्हें कभी माफ़ नहीं करती। तुम भी कुदरत के निशाने पर हो, सब हैं तुम सब, और अपने कारमा को अब तुम सब भुगतोगे, जल्द या बदेर, मगर भुगतोगे ज़रूर। इसने इसके मकरूह चेहरे पर निगाहें गलत डाली और सख्ती से लब भींचे आगे बढ़ गया। बख्तियार दरवाजे में अब तक खड़ा सुलग रहा था। ढोल की आवाज़ से हवेली अब के गूंजने लगी थी। मुझे नाजिया ने बताया है निगार भाभी कि वो वली के साथ पूरा 1 घंटा गाड़ी में बैठी गप्पे मार रही थी। उफ़ तौबा, मैंने तो अपने कानों को छुआ। देखने में तो कैसी मासूम सूरत भोली भाली लगती है, मगर हरकतें, तौबा भाभी। मैं तो अपने नफीस के लिए परेशान हूँ। कहता है कि शादी करेगा तो सिर्फ अमल से, नहीं तो सारी उम्र छड़ा छांट रहेगा। अब बताओ ज़रा मैं क्या करूँ? फ़ोन कान से लगाए वो चेहरे पर ढेरों फ़िक्रमंदी लिए फ़ोन की दूसरी जानिब मौजूद निगार बेगम से पूछ रही थी। इनके जवाब पर चंद लम्हे खामोशी से सुने गए। फिर कहने लगी, भाभी तुम आ जाओ ना घर, फिर मिलकर बात करते हैं। इन्होंने अलविदाई कलमात कहकर फ़ोन रखा और बेताबी से शाम का इंतज़ार करने लगी। कब वो निगार बेगम से मिलेंगी और कब इस मौजू पर बात करना इन्हें नसीब होगा। इस सारे किस्से से बेखबर ज़रा फासले पर वाक़या ऊंचे सतूनों पर जमी सफ़ेद हवेली खड़ी थी। सर्दियों की नरम धूप हवेली के वसी व वरीज़ अलौन में
लॉन पर गिर रही थी। सारे माहौल की खुनकी खुद में समेट कर गिरती धूप के नरम ज़रों ने सब कुछ नरम गरम सा कर दिया था। वो भी तैयार होकर हवेली के दाखिली दरवाजे से बाहर निकली और पथरीली रविश पर चलती बी जान तक पहुंची, जो लॉन में आगा जान के साथ बैठी सर्दियों की धूप से लुत्फानंदोज़ होती चाय के घूंट भर रही थी। इसे आता देखकर मुस्कुराईं। ज़मान भी इसे देखकर शफ़क़त से मुस्कुराए थे। वो इनकी ज़िंदगी के बाग का सबसे हसीन गुलाब थी, खिलता हुआ हसीन गुलाब। इसने सफ़ेद यूनिफॉर्म पर बड़ी सी स्याह चादर से खुद को ढक रखा था। हाथ में पकड़ी चंद फाइल्स और कॉलेज का सफ़ेद दुपट्टा लिए वो इन तक पहुंची। आगा जान, फरीद कब तक आएगा फारिग होकर? इसने गालिबन ड्राइवर का नाम लेते परेशानी से इस्तफसार किया था। सूंधी हवा से इसकी चादर फड़फड़ाने लगी। इसकी बीवी बीमार है बेटा, आना बहुत मुश्किल है उसका। तुम क्यों परेशान हो रही हो? वली ले जाएगा तुम्हें, अभी बस डेरे के लिए निकलने ही वाला है वो। अरे वो देखो आ गया वली। इनके कहने पर वो बेसाख्ता मुड़ी थी और इसी सरत से इसने अपना रुख वापस भी मोड़ लिया था। इसकी स्याह चादर इसके बालों से फिसली तो इसने आगे से खींचकर इसे माथे पर बराबर किया। वो आ रहा था पीछे से। इसके इतने कुर्ब पर भला वो कैसे नॉर्मल रह सकती थी? अमूमन इसका दुपट्टा या तो शानों पर होता था या फिर कभी कभी सर पर, मगर वली की मौजूदगी में वो इसी तरह कंफ्यूज होकर उल्टी सीधी हरकतें कर जाया करती थी। अस्सलाम वालेकुम। करीब पहुंचकर इसने धीमे लहजे में सलाम किया और फिर जब वो झुककर बी जान से प्यार लेने लगा तो अमल की नज़रें इसके सरापे पर फिसलीं। इसने नस्वारी रंग की कमीज़ शलवार पर स्याह चादर गर्दन के गिर्द लपेट रखी थी। चेहरा हमेशा की तरह संजीदा था, अलबत्ता आंखों का गुलाबीपन इसे मामूल से कुछ ज़्यादा महसूस हुआ। शायद वो पिछली सारी रात फिर नहीं सोया था। डेरे पर जा रहे हो वली? आगा जान ने चाय का कप सामने सफ़ेद मेज़ पर रखा और फिर इसे देखते पूछा। इसने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया था, जी सरदार बाबा, कोई काम था। और फिर इसकी सरसरी सी उठी निगाह अमल पर पड़ी थी। अमल ने हाथ में पकड़ी फाइल्स का कोना अंगूठे से कतरा। बेटा फरीद नहीं आएगा 3-4 दिन और हमारी अमल के हो रहे हैं पर्चे। तुम इसे कॉलेज लेकर भी जाओ और कॉलेज से लेकर भी आना। इसे नरमी से हुक्म देकर इन्होंने अपना कप उठाया तो वली ने इसे गहरी संजीदगी से सर हिलाया, जी सरदार बाबा। और फिर इसकी जानिब मुड़ा, आइए बीबी। वो आगे बढ़ा तो अमल भी बी जान से सर पर प्यार लेती इसके पीछे आई। वली ने फ्रंट सीट संभाली और अमल ने पिछली सीट। इसे एक नज़र देखकर वली ने कार आगे बढ़ा दी थी। खेतों के दरमियान बनी कच्ची सड़क पर इनकी गाड़ी दौड़ रही थी। आसपास सरसों के खेतों पर गिरती नरम धूप ने सारे सब्ज़ाजार को चमका रखा था। एक लय में बहती हवा से एक सिमट को लहलहाते फूल अमल को इस समय बहुत भले लगे थे। इसने पलके झुकाकर चेहरा अंदर मोड़ा और फिर शहद रंग आंखों से पीछे झांकते शीशे को देखा। वली का संजीदा और काफ़ी हद तक अजनबी सा चेहरा इसके सामने आया था। वो इतनी गहरी संजीदगी से ड्राइव कर रहा था कि अमल ने इसे दोबारा देखने की हिम्मत तक न की। कभी कभी वो ऐसी नरमी बरतता था गोया सारे का सारा इसका हो, और कभी कभी यूं अजनबी हो जाता गोया इसे जानता तक न हो। कल के वाक़ये के बाद इसे लगा था कि इसका पिछले 4 साल का चढ़ाया हुआ सख्त सा खोल कुछ तो चटक ही गया होगा, मगर नहीं, वली आज भी उससे इतना ही दूर था, इतना ही अजनबी था। ये इसका अंदाज़ था और वो इससे बखूबी वाकिफ़ थी। किसी लम्हे के ज़ेरे असर वो कभी भी इसके रूबरू नहीं आया था, या फिर शायद इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो इसकी नरमी के बायस आजमाइश का शिकार हो रही है। इसलिए इसने हमेशा की तरह इस बिखरते एहसास को समेटने के लिए खुद के गिर्द अनदेखा सा हिसार खींचा था, और इस हिसार ने अमल की सारी उम्मीदों पर हमेशा की तरह पानी फेर दिया था। इसका दिल डूब डूब कर उभरने लगा, मगर वो इसकी हालत से यकसर अनजान गहरी खामोशी से ड्राइव कर रहा था, जैसे इसके नज़दीक इससे ज़्यादा कुछ भी अहम ना हो। इसने अपना फाइल का कोना फिर से अंगूठे से कतरना शुरू किया। गाड़ी में फैली इस खामोशी ने इसे मज़ीद नर्वस कर दिया था। टाइम क्या है आपकी छुट्टी का? इसने इसे देखने की जहमत भी नहीं की थी। सामने लगे शीशे के पार देखते इसने बेतासुर सा सवाल किया था। अमल ने खुश्क होते होंठों को आपस में मिस किया और बेख्तियार पलकें झपकाईं। 12 बजे है छुट्टी। सर को झुकाए इसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा तो वली ने इस बात में सर हिलाते गाड़ी कॉलेज के गेट के आगे रोकी। वो होंठ काटती बाहर निकली और दरवाज़ा बंद करके कॉलेज के गेट के सिमट बढ़ गई। वली अब भी वैसे ही सामने देख रहा था। जब वो कॉलेज के अंदर बढ़ गई तो वो गाड़ी निकाल ले गया। अमल आंखों में ढेरों पानी लिए कॉलेज के अंदरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। इसका दिल बहुत से एहसास की इमाजगाह बना हुआ था।
सारी ज़िंदगी गंद का ढेर रहोगे तुम, कभी इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगे। ड्राइव करते इसके ज़हन के कहीं पिछले हिस्से में बहुत अरसे पहले कही गई निगार बेगम की बातें गूंजी थीं। इसने जब से दांत जमाए और गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा दिया। अब जो भी ज़मान के साथ होगा वो खुद भुगतेगा, क्योंकि गंदे खून हमेशा बर्बादी लाते हैं। कभी खुशहाली का तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान इनके साथ रहते हुए। इसके आसपास शोर बहुत बढ़ गया था। इसे इस शोर में हर एक की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वो इन सब को भूला ही कब था। इसने तो इन आवाज़ों के साथ अपना सारा बचपन गुजारा था। इसने इन आवाज़ों से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिशें की थी। इसने इस सब से आज़ादी के लिए बहुत एड़ियाँ रगड़ी थी, मगर लोगों के कसे गए फिक्रे, इनकी दी गई गालियाँ। मैंने इसे मार दिया, वो मुझे नोच रहा था, मुझे चीर फाड़ देना चाहता था, तो मैंने इसकी जान ले ली। मैंने अपना बदला नहीं छोड़ा, मैं अपना बदला किसी पर नहीं छोड़ूंगा। इसके हाथ में कोई नुकीली चीज़ थी, कोई शीशा था शायद, जिसे इसने बंद मुट्ठी में दबा रखा था। खून की चंद बूंदें इसकी बंद मुट्ठी से टपक नीचे कच्ची ज़मीन में जज्ब हुई तो इसने साकित पुतलियां झपक कर चेहरा ऊपर उठाकर हुसैन अहमद को देखा। तुम बहुत जालिम हो वली, बहुत बड़ा सर्वाइवर हो। तुम्हें कभी कोई आग नहीं जला सकेगी, क्योंकि तुम खुद आग हो। तुम खुद एक अजाब हो, और अजाब को नहीं काट करता। क्या मेरे लिए काम करोगे? इसके कहने पर इसकी नस्वारी आंखों में खून उतरा। वो महज एक 14 साला लड़का था, पतला दुबला सा, मगर इसकी आंखों में जलती आग हुसैन अहमद को बहुत मुतासिर किया करती थी। मैं कभी तुम्हारा काम नहीं करूँगा, कभी तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, कभी तुम पर थूकूंगा भी नहीं। एक जनातेदार चांटा इसे पड़ा तो वो बेख्तियार एक जानिब को लुढ़का। इसे खांसी आई थी। गहरे गहरे सांस लेते इसने चेहरा दोबारा हुसैन की जानिब घुमाया था। इस रात मस्जिद के दरवाजे पर तुम्हें डालने के बाद तुम्हारी माँ को मैंने इसी कुत्ते के हवाले किया था, और इस वफादार ने मुझे मायूस नहीं किया वली। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरा ही खून हो, मुझसे ही पैदा हो। वली चंद पल बेयकीनी से इसका चेहरा देखता रहा। इसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगा। इसे लगा वो पत्थर का हो जाएगा। इसे लगा वो मर जाएगा, मगर वो नहीं मरा। वो बच गया। हकीकत जानने के बाद भी बच गया था। वो इसका बाप कोई और नहीं, हुसैन अहमद था, जिसके नाजायज़ ताल्लुकात से पैदा होने वाला वली अब इसके लिए एक गाली के सिवा कुछ न था। तो ये था वो सच जिसे सुनने के लिए इसके कानों ने 14 सालों से इंतज़ार किया था। ये था इसका सच। हुसैन अहमद था इसका बाप, और वो था इसकी नाजायज़ औलाद। क्यों किया तुमने इतना बड़ा जुल्म? इसके जिस्म में गर्दिश करता सारा खून इसके दिल के गर्द जमा होने लगा था। एक के बाद एक लहर इसके सर से लेकर पैर तक गुजर रही थी, और वो इन लहरों के असर से ठंडा पड़ता जा रहा था। वो सफ़ेद पड़ रहा था। इसके जिस्म से जान ख़त्म हो रही थी, ख़त्म होने को थी। मोहब्बत करता था मैं तुम्हारी माँ से। इसे रोकता रहा, मगर वो मुझे बहका रही थी। इस सब में सबसे ज़्यादा कसूरवार तुम्हारी माँ थी। लेकिन जब मुझे लगा मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने तुम्हें मस्जिद के बाहर डलवाया, और रात के अंधेरे में तुम्हारी माँ को इसी कबाड़ खाने में लाकर फेंक गया। फिर इसके बाद वो थी, और ये खूनखार वफादार, मगर वो हार गई, और तुम जीत गए वली। इसकी समात में पिघला शीशा उंडेल दिया था हुसैन ने। इसे अपनी समातें जलती महसूस हुई। रगों में गोया टूटे कांच से बिखर गए। इसकी नस नस में दर्द होने लगा था। आंखों से टूट टूट कर गिरते आंसू अब इसके जज्ब हुए खून पर गिर रहे थे। इसने खींच कर सांस लिया। इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। कांच छोड़कर इसने खून में लथपथ हथेली अपने फूलते सीने पर रखी। इसका कोई सीना घोंट रहा था, कोई इसकी सांसें जब्त कर रहा था। तुम्हें जिंदा नहीं बचना चाहिए था वली, मगर बच गए। तुमने जिंदा रहकर गलती कर दी वली। तुम्हें मरना था। तुम्हारा जिंदगी से रिश्ता मेरे लिए बहुत महंगा है, मगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। तुम्हें नई जिंदगी से नवाज रहा हूँ। जाओ जियो अपनी जिंदगी। मौत का सूर उसकी समातों में फूंककर वो इससे जिंदा रहने का मुतालबा कर रहा था। वली की सांस उखड़ने लगी। इसकी आंखों से आंसू वैसे ही बह रहे थे। इसी तरह मुतवातिर वो ज़मीन पर लौटने लगा। इसके जगह जगह से फटे लिबास पर इसके जख्मों से रास्ता खून लगा था। हुसैन अहमद खड़ा हुआ और फिर इसे नफरत से देखकर पैर से ठोकर मार कर परे किया, और कबाड़ खाने के दरवाजे को बंद करता बाहर निकल गया। वली अब तक ज़मीन पर तड़पता हुआ लौट रहा था। एक जाने मरे कुत्ते की अध खुली आंखों में देखते देखते वो फूट फूट कर रो दिया था। कुत्ता वैसे ही बेसुध एक जाने पड़ा रहा, और स्याह रात पर चढ़ा गुनाहों का वर्क फजर की सदाओं से ढलने लगा। एक अज़ियत तमाम हुई थी, एक अज़ियत का आगाज़ हुआ था।
اس نے گاڑی ایک جانب روکی اور پھر کار سے نکل آیا۔ اسے ویسے ہی گھٹن ہو رہی تھی جیسے اس رات ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی آنکھیں گیلی تھیں۔ اس نے چونک کر چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا تو سارا چہرہ ہی بھیگا ہوا تھا۔ یہ کب ہوا؟ اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ رو رہا ہے۔ وہ کیوں رو رہا تھا نہیں جانتا تھا، مگر وہ بس رونا چاہتا تھا۔ اس کے اندر برسوں سے جمے آنسو عمل کی نرم سی محبت میں پگھلنے لگے تھے۔ برف سا ولی اس محبت میں قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھی کر کے نگاہوں کے سامنے کی۔ اس ہتھیلی پر آج بھی اس زخم کا نشان تھا، بلکہ اس کے تو سارے جسم پر نشان تھے، اور جو نشان اس کی روح پر تھے اس کا اندازہ کرنا تو اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے کبھی نہیں ملے گی، وہ اس کی کبھی نہیں ہو سکے گی، وہ اسے اپنے قریب کبھی نہیں آنے دے گا۔ اور یہی باتیں سوچ کر اس کے دل سے خون رسنے لگا تھا۔ گلابی پڑتی آنکھوں پر اس نے بازو رکھا اور خود کو رونے سے روکا۔ اس کے گلے میں آنسو کا گولا سا پھنس رہا تھا۔ جب ضبط کے باعث اس کا گلا دکھنے لگا تو اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ اس کے اندر پھر سے ٹوٹے کانچ بکھرنے لگے تھے اور ولی اپنی بکھری ذات کو سمیٹتا ہانپنے لگا تھا۔ ولی تھکنے لگا تھا۔ ولی احمد تھک گیا تھا۔ دوسری جانب اپنے تاریک کمرے میں نرم سے بستر پر چت لیٹا حسین چھت کو تکتا مسکرا رہا تھا۔ اس چہرے پر آج بھی وہی شفافیت تھی جو اس رات قائم تھی۔ یہ وجود آج بھی اتنا ہی سرد تھا جتنا کہ کئی سال پہلے تھا۔ اس وجود پر آج بھی سرد موری کا وہی خول چڑھا تھا جو بہت برس پہلے تھا۔ حسین آج بھی وہی تھا، مگر ولی وہ ہر دفعہ کی طرح ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ ہر رات اپنے ماضی کے زخموں کو ادھیڑتا ولی جانتا تھا کہ وہ کبھی نارمل نہیں ہو سکے گا۔ وہ اب کبھی زندگی کو نہیں جی سکتا تھا۔ اس پر زندگی حرام تھی، اور جس سے اس نے ساری زندگی سے بڑھ کر محبت کی تھی، اس کا ساتھ تو خیر ویسے بھی اس کے لیے حرام کر دیا گیا تھا۔ اس نے نم آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا اور گاڑی کی جانب چلا آیا۔ دروازہ زور سے بند کیا اور کار حسین احمد کی حویلی کو جاتے راستے پر ڈال دی۔ اس نے اتنے برس انتظار کیا تھا، اس نے اتنے سال سے طاقت جمع کی تھی، اب بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ ایک ہی مقصد تھا اس کا، حسین احمد کو قتل کرنا۔ ڈرائیو کرتے اب اس کے چہرے پر بھی ویسی ہی شفافیت تھی جو حسین کے چہرے کا خاصہ تھی۔ وہ اب تک زندہ اس لیے رہا تھا کہ تاکہ حسین احمد کو اپنے ہاتھوں سے مار سکے، اور وہ ایسا ضرور کرے گا، بھلے ہی اس کے بعد اسے پھانسی ہو جائے۔ اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے اپنی ذات سے کوئی غرض نہیں تھا، اسے بس حسین کا سر چاہیے تھا، اور جب تک وہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دیتا اسے کسی طور چین نہیں آنا تھا۔ اس کے جمے دانت اور کھمپٹی کو جاتی ابری رگ غصے سے پھڑک رہی تھی۔ کوئی اسے دیکھتا تو ڈر جاتا، یہ تو وہ ولی تھا ہی نہیں، یہ تو کوئی اور شخص تھا۔ گاؤں کی کچی سڑک پر دوڑتی گاڑی ہر لمحے سفید حویلی کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ آتے وقت کے قدموں کی خوفناک دھمک کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا۔ ہاشم نے ڈیرے کا لکڑی کی باڑ کا بنا گیٹ پار کیا اور قدم قدم چلتا ڈیرے کے کئی ایکڑ پر پھیلے باغ کو آنکھیں چدے آ کر دور تک دیکھتا رہا۔ دھوپ اب ذرا سر پر چڑھی محسوس ہو رہی تھی اور سارا سبزہ زار سردی کی نرم سی دھوپ میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر ڈیرے کے داخلی دروازے پر کھڑے ملازم پر ڈالی جو ہاتھ میں بڑی سی کلاشن لیے پتھر سا چہرہ سامنے کیے جانب کیے بہت محتاط سا کھڑا تھا، اور یہ سب جانتے تھے کہ وہ عام سا گارڈ ہرگز نہیں تھا۔ اس نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے لون کی گھاس کو دیکھا اور پھر اوپری طرف اٹھے سبزہ زار کے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ سبزہ زار کی پچھلی طرف ایک چھوٹا سا پرانا کمرہ بنا تھا۔ اس کے لوہے کا دروازہ زنگ آلود تھا اور دروازے کے آگے بھی بے تحاشا کاٹ کباڑ پھیلا تھا۔ یہ کمرہ پرتعیش سے ڈیرے سے قدرے مختلف، قدرے قدیم سا لگتا تھا، بہت سے رازوں کا امین، بہت سے گناہوں کا گواہ، قدیم زندان۔ اس نے سامنے پڑے کباڑ کو پیر سے پرے کیا اور دروازے کو دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ دروازہ خاصا پرانا تھا، اسی لیے اس پر کسی قسم کا کوئی ناب، کوئی تالا نہیں تھا۔ ان کے منہ سے نکلتے بد دعاؤں کے سیلاب نے اسے چین لینے ہی کب دیا تھا؟ اس نے سکون آخر دیکھا ہی کب تھا؟ اس کی آنکھوں میں اب ضبط کے باعث گہری سرخی ابھرنے لگی تھی۔ اسٹیئرنگ کو تھامے اس کے ہاتھ مزید سخت ہوئے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنی جلتی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اس گردن پر کبھی حسین احمد کی گرفت بہت سخت رہی تھی۔
यकायक इसके रुखसार में जलन होने लगी। इस रुखसार पर इसने 12 लोगों के तमाचे सहे थे। इसे वो रात आज भी याद थी जब इसे अंधेरे कबाड़ खाने में डालकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और इस कबाड़ खाने के अंदर राल टपकाता खूनखार कुत्ता छोड़ दिया गया था जिससे लड़ते इसने सारी रात गुजारी थी। और अलल सुबह जब इसकी लाश देखने के लिए हुसैन अहमद ने दरवाज़ा खोला तो इसे ज़िंदा देखकर वो दंग रह गया था। इसने वो रात सरवाइव कर ली थी, इसने वो अजाब झील लिया था। वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ और एक जानिब पड़े मरे हुए कुत्ते को देखा। इसकी गर्दन से ढेरों ढेर खून बहकर वली के पाँव पर जमा था और वली वो बुत बना बैठा था जैसे पत्थर का हो गया हो। इसकी आंखों की पुतलियों में कोई ज़िंदगी बाकी नहीं रही थी।